फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का अध्याय 10 को देखेंगे, जिस अध्याय का नाम है प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है टर्म 1, ठीक है, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है आप लोग का जब भी होने वाला है, ठीक है, इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग के पास सिलेबस तो आ ही गया होगा। ठीक है, सिलेबस में आप लोग का जो टर्म 1 का है, इसमें लगभग 8 चैप्टर दिया गया। कितना चैप्टर? 8 चैप्टर दिया गया। मैं बारी बारी से इसको 8 चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 2 चैप्टर पहले से कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, तीसरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि डे 3 क्लासेस आज चल रही है। तो 2 डे क्लासेस चल चुकी है, जिस पहला डे में हम बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्वेश्चन, और दूसरे में हम लोग बता दिए थे ये अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग किसको देखेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, अभी आप लोग को हम चैप्टर वाइज पूरा करवा दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम करवा दे रहे हैं। बाद में इसको क्या करेंगे ना, पूरा कंबाइंड करके एक ही में हम इसको बता देंगे। ठीक है, उसमें से 40-40 का सेट बना देंगे, उसमें से आप लोग को करना होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये आप लोग का न्यू सिलेबस पर पूरा आधारित है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो जो प्रकाश होता है बच्चों, जो लाइट होता है, ठीक है, वो किस रेखा में गमन करती है? एकदम सीधा। ठीक है, ऐसा है कि आप अगर यहाँ टॉर्च जलाते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जाएगा, नहीं, ये क्या जाएगा? पूरा सीधा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश की किरणें किधर गमन करती है? सीधी रेखा में, है ना। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को इसमें सही उत्तर आप लोगों को देना है। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात का मतलब क्या होता है? कोई भी माध्यम नहीं। ठीक है, प्रकाश जो चलता है ना, वो क्या होता है? प्रकाश जो चलता है बच्चों, वो आप लोग का बिना माध्यम का चलता है, बिना माध्यम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर ध्वनि का बात करते हैं तो ध्वनि में क्या होता है ना कि माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, कण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश जो होता है ना बच्चों, उसमें माध्यम की कुछ ज़रूरत नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है ना, वो निर्वात में ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि आंसर कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का और प्रसरण तरंग का। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? ऑप्शन है यहाँ पे, ए है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स और डी है एक्स्ट्रम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को पता होगा, जब किसी लोग का अगर चश्मा लगता है, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ रहता है कि कितना उसमें कम है। ठीक है, वो लेंस की क्षमता ही होती है। ठीक है, जैसे किसी का रहता है -2.1, ठीक है, या फिर -2.5, है ना, या -3, -1 या 0, -0.2, या फिर प्लस में भी किसी का होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? और ये सब जितना भी होता है ना, डायोप्टर में होता है। क्या लिखते हैं? डायोप्टर। आप लोग देखे होंगे जब डॉक्टर का जो चिट्ठा होता है वो डायोप्टर लिखता है, जो भी इसका आंसर होता है। ठीक है, यानी कि जो भी वो
क्षमता होता है, लेंस का क्षमता, वो किस में लिखता है, डी में, उसके लास्ट में डी। जैसे कि आप अगर बात करें कि जो वजन करते हैं उसमें आप किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, तो इसी तरह से ये किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, सी है प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह, यानी कि प्रकाश अगर एक जगह कहीं पे केंद्रित हो रही है तो उस समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ए है वास्तविक, बी है वास्तविक तथा सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, और डी है आभासी तथा सीधा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा सीधा। ठीक है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया बनता है, वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा हुआ, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हैं। कितने नियम है बच्चों, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, कितने नियम, 2 नियम हैं। दोनों नियम को अगर हम बताएं तो पहला नियम जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि अभिलंब, यानी कि प्रवर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, अभिलंब आपतन किरण और प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है बच्चों, वो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ही नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये अब देखते हैं कि यहाँ पे जो दर्पण होता है बच्चों, वो 2 तरह से होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो ऐसा बना हुआ है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये जो है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो बाहरी पृष्ठ होता है, जो उठा उठा पृष्ठ होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कलर किया हुआ होता है। ठीक है, एक साइड पेंट किया हुआ होता है, तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है, उसमें जो है अंदर जो धंसा हुआ होता है, वो साइड इसमें पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इसका प्रवर्तक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा इधर। अगर अवतल दर्पण का बात करें तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ ये साइड हो जाएगा, और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ ये साइड हो जाएगा। पेंट किया हुआ साइड तो नहीं ना होगा। चलो अब यहाँ पे बात आता है कि इसमें क्या क्या बताना है। तो आप यहाँ पे अगर सी देख रहे हैं, ये सी क्या है, सी जो है ना बच्चों, वो है आप लोग का वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये सी जो है वक्रता त्रिज्या है। और यहाँ पे एफ जो है बच्चों, वो है फोकस। ठीक है, क्या है, फोकस। और यहाँ पे एक और क्या बताएं, पी मतलब होता है बच्चों ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या, ये फोकस और ये ध्रुव। तो इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी होता है, ये होता है मुख्य ध्रुव। ठीक है, ये फोकस और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अगर बात करें बच्चों कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ये रेखा को जो बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करें कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये जो लंबा लाइन से गया है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। और भी जानिए इसमें क्या है कि जो ये वक्रता त्रिज्या होता है ना बच्चों, ये फोकस का डबल होता है। यानी जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस जो होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2f। क्या लिख सकते हैं, 2f, चूंकि ये वक्रता त्रिज्या r है और ये क्या है, 2f के बराबर है। एक f इधर, एक f इधर, चूंकि ये दोनों क्या होता है, इसका जस्ट हाफ होता है ये, है ना, तो ये हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अच्छे से समझ लिए। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, जो मैंने अभी बताया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहले एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए है ध्रुव, बी है वक्रता केंद्र, सी है फोकस और डी है मुख्य अक्ष। मैंने अभी बताया आप लोग को जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें एक मुख्य अक्ष होता है ऐसा, ये मुख्य अक्ष हो गया, जिसमें से यहाँ पे जो केंद्र
केंद्र के जगह में होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और यही है ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो यही ज्यामितीय केंद्र जो होता है बच्चों, इसी को कहते हैं ध्रुव, ठीक है। और यहाँ जो सी होता है उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। और फोकस किसको कहते हैं, जो यहाँ पे जो बीच में एफ बताए थे वो वाला, और ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ये पूरा लाइनिंग को, ये जो पूरा लाइन से गया है तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इतना बता देने के बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें वक्रता मुख्य अक्ष, बी है प्रवर्तित रेखा, सी है आपतित किरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ध्रुव जो हम बीच में बताए थे, ठीक है, यानी कि ऐसा अगर बात करें तो ये ध्रुव हो गया, ठीक है। और एक और क्या बताए थे, वक्रता केंद्र, जो यहाँ पे सी करके बताए थे, ठीक है। और यहाँ से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यही लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ये लाइन, सीधा लाइन को, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ आगे, किसी गोलीय दर्पण के मुख की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी कि सी का क्या होता है, एफ, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे सी होता है। तो यही चीज पूछ रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना। फोकस दूरी क्या होता है, आधा होता है वक्रता त्रिज्या का। क्योंकि वक्रता त्रिज्या तो आप लोग का कहाँ है, देखिए वक्रता त्रिज्या जो है आप लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और एफ जो है आप लोग का कहाँ से कहाँ तक है, ये है आप लोग का यहाँ से यहाँ तक। तो इसका तो आधा होता है ना, वक्रता त्रिज्या का तो फोकस तो आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है 11 नंबर में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसमें भी आप लोग को हम बता दिए थे पहले, ठीक है, कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्यों, क्योंकि ये f जो होता है डबल होता है त्रिज्या का, ठीक है। त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या का और फोकस दूरी का। चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है 12 नंबर सवाल, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10, 20, 10 और 5 और 40, ठीक है। तो आपको निकाल के बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं r बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या बोले थे, 2f, है ना, r बराबर 2f। तो अगर बात करें वक्रता त्रिज्या आपका 20 दिया हुआ है और f ही ना निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 2f। अब ये गुना में है जो 2, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/2 बराबर f। तो यहाँ पे अगर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 12 का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी निकालने बोल रहा था, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस कितना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोकस दे दिया तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, उस तरीके से भी आ सकता है। चलो तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि r बराबर हम लोग अभी कितना बोले, 2f, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32, तो बताओ f कितना होगा, 2f। और ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, चूंकि इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर f। अगर काटते हैं तो कितना हो जाता है, 16। तो f बराबर कितना हो गया, 16, है ना। तो बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों, तो ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जब भी उसको एफ हम लोग लिखते हैं तो वो माइनस में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, वो या परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, आभासी भी बनाता है, सीधा और वस्तु आकार से क्या बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 16 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आभासी, वास्तविक या ए बी दोनों प्रकार का, और चौथा ऑप्शन है आप लोग का किसी प्रकार का नहीं,
तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसमें आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, ठीक है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दिया वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आभासी तथा सीधा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, जो भी बनता है, ठीक है, वो कैसा होता है, आभासी और सीधा बनता है। चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं सवाल में, क्या लिखा हुआ है, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो यह प्रतिबिंब होता है, ठीक है। देखो एक दर्पण मान लो ऐसे, ठीक है, दर्पण है, इधर पेंट किया हुआ है और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे रखने बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, यानी इन दोनों के बीच, है ना, इन दोनों के बीच आप लोग को वस्तु रखने के लिए कह रहा है, ठीक है। और उसका जो प्रतिबिंब बनता है इन दोनों के बीच कहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा जाएगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब जब दर्पण का पीछे जब बनेगा, इधर जब बनेगा वस्तु, तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा हो जाएगा। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, आभासी और सीधा। आभासी इसलिए कि अगर ये साइड वास्तविक है तो अगर दर्पण का पीछे बनेगा, बताइए पीछे जब बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक, उसको कल्पना ही कर सकते हैं, वो तो एक्चुअल में बनेगा नहीं, वास्तविक में तो बनेगा नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल, किस दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, ठीक है, यह एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, किस दर्पण में का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है काफ़ी विस्तृत होता है। इसलिए तो बच्चों कि आपका जो गाड़ी का साइड मिरर होता है इस प्रकार सा, है ना, आप बाइक चलाते होंगे तो उसका एक साइड मिरर जो आप पीछे की दृश्य को देखने के लिए, वो कितना बड़ा बड़ा बस आप लोग का यहाँ पे समा जाता है, कितना बड़ा बड़ा बस, कितना बड़ा बड़ा आदमी, पूरा रोड यहाँ पे आ जाता है। तो इसका क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है ना, व्यापक होता है, विस्तृत होता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि आप लोग का साइड मिरर में जो लगा हुआ होता है, ठीक है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये कि कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र को समा लेता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 का आप लोग का बी ऑप्शन नंबर सही होगा। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। आगे देखते हैं सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में जो प्रयोग किया जाता है दर्पण का, वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो मोटर चालक वही साइड मिरर, तो साइड मिरर में अभी मैंने बताया, ठीक है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण आंख बंद करके मार के आ जाना, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अभी मैंने जितना भी बताया, ठीक है, इसमें से आप लोग का 100% एक ना एक क्वेश्चन होगा कि किस जगह पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, इसको देख लेते हैं। हजामत बनाने के लिए, यानी कि आप दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, आप सैलून जाते हैं तो सैलून में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ को जितना भी बताएं हम, ठीक है, कौन से किस जगह पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो दर्पण का सूत्र होता है ना बच्चों, वो ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दर्पण का सूत्र में प्लस रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, और लेंस का सूत्र में यही फॉर्मूला होता है, बस बीच में क्या होता है, माइनस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, 0 + 1 या फिर -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनंत। इसका जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं लेंस का सूत्र, अभी जस्ट बताए। ठीक है, लेंस में क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है जो दर्पण में होता है, 1/v 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा दिए तो लेंस का सूत्र, और प्लस जब लगा दिए तो दर्पण का सूत्र, तो माइनस वाला इसमें राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ आ जाते हैं हम लोग लेंस। ठीक है, दर्पण को समझ लिए थे, दर्पण किस टाइप से होता है, अब लेंस किस टाइप से होता है। ठीक है, लेंस जो होता है बच्चों, ये जो लेंस देख रहे हैं आप, ये अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, कौन सा लेंस देख रहे हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, चलो ये हो गया। ये दोनों बच्चों अवतल में जो होता है कि किनारों में मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है ना, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस में। ठीक है, ये लेंस का बात करें। दर्पण में क्या होता था, एक साइड कलर किया हुआ होता था, लेकिन लेंस में क्या होता है, ये पारदर्शी माध्यम होता है बच्चों की, एक साइड दूसरा साइड हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो चश्मा होता है, ये कैसा होता है, वो लेंस का ही होता है, वो दर्पण का नहीं होता। दर्पण आप एक दर्पण को अगर मानते तो एक मिरर है। ठीक है, मिरर की तरह दर्पण होता है, लेकिन लेंस क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि एक मुख्य ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव होता है और इसमें फोकस दूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वक्रता त्रिज्या मानते थे, जिसको हम उसको 2f में बोलते हैं। 2f इसलिए बोलते हैं कि देखो ये f हो गया और एक f इधर हो गया, तो 2f के बराबर हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया, इसको आप तो पहचान लिए होंगे। ठीक है, अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। चलो लेंस है ना, सॉरी हम दर्पण कह दिए, तो लेंस होगा वहाँ। ठीक है, उत्तल लेंस कौन सा, उत्तल लेंस कौन सा है। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने बताया अवतल लेंस और उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। लेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम लोग दर्पण भी पढ़ रहे हैं और लेंस भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेंस भी लिखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग दो प्रकार का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या ए बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों को, जिन व्यक्तियों को अवतल लेंस लगता है, ठीक है, अगर आप दिखाते हैं डॉक्टर पास, ठीक है, तो वहाँ पे अगर अवतल लेंस दे दिया, ठीक है, जिसका निकट दृष्टि दोष होता है उनके लिए होता है ये, अवतल लेंस का प्रयोग होता है वहाँ पे। तो अवतल लेंस जब भी दिया रहा तो उसका जो भी मान आएगा ना बच्चों, उसका जो भी उसका ये देगा, नंबर देगा, वो आपका माइनस में देगा, जैसे -2.5, -3.5। ठीक है, और ये किस में देगा, डायोप्टर में देगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाता है इस तरीके से। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और अगला अगर हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं बच्चों अभिसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस में यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। बताइए, इतना सारा का तो प्रयोग जरूर करेगा कांच बनाने में, ठीक है, लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग करेगा, बताओ वहाँ पे क्या ज़रूरत है मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस एक सभी जगह समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस हम कैसे बताएं, ऐसे। ठीक है, इस आकार का होता है, ऐसे।
ठीक है। तो ये किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, अवतल लेंस बोलता तो किनारों मोटा और बीच में पतला, है ना। चलो, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है बच्चों, m बराबर आप लोग याद रखिएगा v/u होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक उल्टा और क्या होता है, आकार से बड़ा बनाता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। ठीक है, आभासी सीधा, वास्तविक जब बोला तो उत्तल लेंस, और आभासी और सीधा जब बोलेगा तो अवतल लेंस। चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। किसी शब्दकोश, ठीक है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस उपयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग कोई भी छोटा चीज को पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो किरण का मुड़ने को कहा जाता है। जैसे कि एक मान लो दोस्तों कि यहाँ पे एक मिरर है, एक कांच है, कांच समझ लो। ठीक है, कांच है, लेंस है। अब यहाँ पे वायु में जा रहा था। ठीक है, इसका प्रकाश जो है वायु में था पहले। अब यहाँ पे जैसे टच हुआ तो ये क्या होता है, धीरे सा मुड़ जाता है। ठीक है, हल्का टेढ़ा हो जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जब आप कहीं पे शीशा वगैरह में आप टॉर्च को दिखाते होंगे तो आपका सीधा जाता होगा और कांच के पास हल्का सा टेढ़ा हो जाता होगा। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है। तो ये जो होता है बच्चों, यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, व्यक्तिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो ऐसा होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होने पे वो क्या होता है, मुड़ जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम है। तो वही चीज़ है। ठीक है, प्रकाश का व्यक्तिकरण, प्रकाश का परिवर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है वो। आगे देखते हैं हम लोग, किसी लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो बताइए यहाँ पे P और f में क्या संबंध है, बताइए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए है P बराबर 1/f, f बराबर r/2, P बराबर f, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में किसका मात्रक डायोप्टर है। तो अभी मैंने बताया किसका मात्रक है, बताइए। लेंस की नाभि का, लेंस की फोकस दूरी का, लेंस की क्षमता का, या आवर्धन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, है ना, पहले भी पढ़ लिए हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल, 43 का सवाल देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। देखो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये कांच है और कांच में हम लोग क्या किए, इधर से एक टॉर्च जलाए, प्रकाश दिए। अब यहाँ पे जैसे आया तो क्या होता है, धीरे से मुड़ जाता है। धीरे से किधर हो जाता है, मुड़ जाता है, ऊपर या नीचे ऐसे। ठीक है, ये मुड़ जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है। तो ये किधर मुड़ जाता है, अभिलंब के समांतर। अभिलंब के समांतर होता तो सीधा जाता, अभिलंब से दूर तो ये भी नहीं, अभिलंब की ओर। हाँ, अभिलंब तो यहाँ पे है ना, तो अभिलंब की ओर ही क्या होती है, ये मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारे लेंस नेत्र में, हमारे आंखों में जो लेंस होता है बच्चों, वो किस तरह से होता है, अवतल लेंस की तरह होता है, या उत्तल लेंस, या समतल, या द्विफोक्सी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह हमारे आंखों में लेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। ठीक है, पुतली, दृष्टिपटल, पश्चमाभि पेशियां, परितारिका। तो आंख की लेंस की जो वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है बच्चों, वो करती है पश्चमाभि मांसपेशियां। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल। अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की मानक मान क्या है। ठीक है, तो अस्पष्ट
दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान पूछ रहा। अधिकतम दूरी क्या बोल रहा है, अधिकतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर या अनंत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, वो अस्पष्ट दृष्टि से अगर हम अधिकतम दूरी हम लोग देखा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत तक देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्पष्ट रूप से जहां मन होगा वहां तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब एक बार हम बता दें निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वो होता है बच्चों जो निकट की वस्तुओं को हम तो आराम से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को ही देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष में जो किसी के साथ दोनों प्रॉब्लम हो, अगर ज़्यादा निकट का भी प्रॉब्लम हो और ज़्यादा दूर वाला को भी वो नहीं देख सकता है, तो वो जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अब ये सब दोष में कौन कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में होता है जो द्विफोक्सी लेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग होता है उसमें अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मानक क्या है। ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी भी मैंने जस्ट बताया कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चलो आगे आते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। आपतन कोण, ठीक है, एक होता है परावर्तक पृष्ठ, इधर से आपतित किरण आता है और इधर से परावर्तित किरण जाता है। ठीक है, और ये बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, ऐसा ये अभिलंब होता है, और ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। ठीक है, और ये आपस में क्या होता है, हमेशा ऑलवेज का ऑलवेज बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, अगर ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा। तो यही क्वेश्चन बोला है कि आपतन कोण अगर 45 तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 45 होगा, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसका लास्ट सवाल। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये तो आप लोग को पता है। ठीक, अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और यह प्रकाश की किरणों को सीधी रेखा में भेजता है, यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्र करता है, यानी अभिसारी कर देता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, है ना। ये एक ही जगह एकत्रित कर देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा देख ही लिए होंगे। ठीक है, अगर आप देख लिए और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो कर लिए हैं सब्सक्राइब तो वो अच्छी बात है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं अभी भी धन्यवाद करता हूं। ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं बोल पाता हूँ, हार्ट दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी कह सबको आप लोग को धन्यवाद कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को इतना सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर।